एप्स्टीन फाइल्स, मानवता के विरुद्ध महाअपराध। न्यूयॉर्क की इन चमचमाती इमारतों के पीछे, जिनकी खिड़कियों से रात में रोशनी झरती है, एक ऐसा अंधेरा मौजूद था जिसे दशकों तक जानबूझकर अनदेखा किया गया, क्योंकि उस अंधेरे में जिन लोगों के नाम दर्ज थे वे दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सियों पर बैठे थे। ये कहानी जेफरी एप्स्टीन से शुरू होती है, लेकिन वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एप्स्टीन सिर्फ एक चेहरा था। असली चेहरों की परछाइयां उसके पीछे खड़ी थीं। आज की ये डॉक्यूमेंट्री कोई हल्का मनोरंजन नहीं है। ये एक लंबी, थकाने वाली और असहज यात्रा है, जहां हर अगला मोड़ ये सवाल पूछता है कि क्या सच जानने के बाद भी हम चुप रहना चुनेंगे या फिर उन आवाजों के साथ खड़े होंगे जिन्हें सालों तक दबाया गया। पार्ट 1, जेफरी एप्स्टीन का उदय, एक रहस्यमयी शुरुआत। 1953, ब्रुकलिन, एक ऐसा शहर जहां रोज हजारों सपने पैदा होते हैं और उतने ही सपने गुमनाम कब्रों में दफन हो जाते हैं। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ था, न ही उसके बचपन में ऐसी कोई कहानी थी जो ये इशारा करती कि वो आगे चलकर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच उठना बैठना करेगा। डाल्टन स्कूल में एक गणित शिक्षक के रूप में उसकी नौकरी अपने आप में कोई असाधारण उपलब्धि नहीं थी, लेकिन असाधारण थी उसकी नजर। वो नजर जो किताबों से ज्यादा बच्चों के परिवारों पर टिकी रहती थी, जो ये समझने की कोशिश करती थी कि असली ताकत कक्षा में नहीं बल्कि उन घरों में रहती है जहां पैसे की कोई सीमा नहीं होती। पूर्व छात्रों और सहकर्मियों के अनुसार एप्स्टीन बेहद शांत लेकिन असामान्य रूप से आत्मविश्वासी था, जैसे उसे ये पहले से पता हो कि वो इस जगह के लिए नहीं बना, बल्कि ये जगह सिर्फ उसकी तैयारी भर है। लेस्ली वेक्सनर के साथ उसका रिश्ता, जिसे बाद में अदालतों और पत्रकारों ने गहराई से खंगाला, उसके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। वेक्सनर द्वारा दिया गया पावर ऑफ अटॉर्नी आज भी विशेषज्ञों को हैरान करता है, क्योंकि ये किसी भी सामान्य व्यावसायिक रिश्ते से कहीं आगे जाता था। यहीं से एप्स्टीन के चारों ओर वो रहस्यमयी सुरक्षा कवच बनना शुरू हुआ, जिसने उसे दशकों तक सवालों से बचाए रखा। और यही वो बिंदु है जहां कई लोग पूछते हैं, क्या ये सिर्फ किस्मत थी या किसी बड़े खेल की शुरुआत। पार्ट 2, लोलिता एक्सप्रेस, शक्ति का उड़ता हुआ गलियारा। एक निजी बोइंग 727, कोई लोगो नहीं, कोई सवाल नहीं, और एक ऐसा नाम जो खुद में एक चेतावनी था, लोलिता एक्सप्रेस। फ्लाइट लॉग्स जो बाद में सार्वजनिक हुए, ये दिखाते हैं कि इस विमान ने दुनिया के कई सबसे सुरक्षित और सबसे गुप्त हवाई अड्डों पर लैंडिंग की, और इसमें सवार यात्रियों की सूची सामान्य नागरिकों जैसी नहीं थी। कई पायलटों और कर्मचारियों ने बाद में शपथ के तहत यह बयान दिया कि विमान में अक्सर बहुत कम उम्र की लड़कियां मौजूद रहती थीं, जिनकी उपस्थिति का कोई आधिकारिक कारण दर्ज नहीं होता था। अदालती दस्तावेजों में दर्ज गवाहियों के अनुसार इन यात्राओं का उद्देश्य सिर्फ सफर नहीं था, बल्कि सत्ता के लिए ऐसे निजी पल तैयार करना था जो बाद में दबाव और नियंत्रण का हथियार बन सकें। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन आरोपों की पुष्टि हर मामले में अदालत द्वारा नहीं की गई है, लेकिन दस्तावेजों, गवाहियों और लॉग्स का पैटर्न एक ऐसे तंत्र की ओर इशारा करता है जिसे सिर्फ संयोग कहकर नजरअंदाज करना मुश्किल है। पार्ट 3, लिटिल सेंट जेम्स, सत्ता से बाहर का द्वीप, कानून से बाहर की दुनिया। कैरिबियन सागर के नीले पानी के बीच बसा लिटिल सेंट जेम्स बाहर से किसी अमीर का छुट्टी मनाने का सपना लगता था, लेकिन जिन लोगों ने वहां कदम रखा और फिर अदालतों में गवाही दी, उनके लिए ये जगह एक ऐसे बंद दरवाजे की तरह थी जहां दाखिल होना आसान था, लेकिन बिना टूटे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। ये द्वीप अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स में था, यानी तकनीकी रूप से अमेरिकी कानून के दायरे में, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये एक ऐसा इलाका था जहां हेलीकॉप्टर, निजी नावें और निजी जेट आते जाते थे, बिना उस निगरानी के जो किसी आम नागरिक पर लागू होती है। मुख्य बंगले के भीतर मौजूद सुविधाएं किसी आलीशान रिजॉर्ट से कम नहीं थीं, लेकिन पीड़िताओं और कर्मचारियों के बयानों के अनुसार इसी चमक दमक के पीछे एक ऐसा सिस्टम काम करता था जहां हर कमरे, हर कोने और हर निजी पल को कैमरों के जरिए दर्ज किया जाता था, और यही रिकॉर्डिंग बाद में शक्ति का असली हथियार बनती थी।
द्वीप पर मौजूद नीले और सफेद रंग की वो अजीब इमारत, जिसे कई लोग टेम्पल कहते थे, आज भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि ना तो उसके आधिकारिक उपयोग का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड मिला और न ही वहां आने जाने वालों की कोई पारदर्शी सूची। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है कि इन कैमरों और रिकॉर्डिंग्स की पूरी सूची कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन अदालत में दिए गए बयानों, FBI की जब्त रिपोर्ट्स और पत्रकारों की खोज ने ये संकेत जरूर दिया कि एप्स्टीन का साम्राज्य सिर्फ यौन शोषण तक सीमित नहीं था, बल्कि ये जानकारी इकट्ठा करने और उसे सौदेबाजी में बदलने का एक सुनियोजित ढांचा था। पार्ट 4, नाम, नेटवर्क और वो सवाल जो अब भी हवा में हैं। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां कहानी सिर्फ अंधेरे इशारों की नहीं रहती, बल्कि कागज, गवाही और सरकारी दस्तावेजों की भाषा बोलती है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स की सबसे खतरनाक सच्चाई यही है कि इनमें लिखे नाम अफवाह नहीं हैं, बल्कि अदालतों, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स और स्वॉन टेस्टिमनीज का हिस्सा हैं, और फिर भी इन नामों के सामने आज तक दोष सिद्ध की मुहर नहीं लग पाई है। 1. जेफरी एप्स्टीन और गिस्लेन मैक्सवेल, सिद्ध अपराधी। इस पूरी कहानी में दो नाम ऐसे हैं जिन पर अब कोई संदेह नहीं बचता, जेफरी एप्स्टीन और गिस्लेन मैक्सवेल, क्योंकि अदालत ने साफ कहा कि ये एक संगठित नाबालिग सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क था, कोई गलती या भटकाव नहीं। एप्स्टीन 2008 में नाबालिगों से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराया गया और 2019 में उस पर संघीय स्तर पर गंभीर आरोप लगे, जबकि गिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराकर 20 साल की सजा सुनाई गई, जो इस बात का कानूनी प्रमाण है कि लड़कियों की तस्करी कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक स्थापित आपराधिक सच्चाई थी। 2. बिल क्लिंटन, नाम, उड़ाने और इनकार। अब हम उन नामों की ओर बढ़ते हैं जिनका जिक्र बार बार फाइल्स में आता है, लेकिन जिनके खिलाफ आज तक अदालत ने दोष सिद्ध नहीं किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम एप्स्टीन के फ्लाइट लॉग्स में दर्ज है, जहां दस्तावेज बताते हैं कि वे कई बार एप्स्टीन के निजी विमान में सवार हुए। हालांकि क्लिंटन ने यह दावा किया कि वे कभी लिटिल सेंट जेम्स द्वीप पर नहीं गए। पीड़िता वर्जीनिया जिफ्रे ने अपनी गवाही में क्लिंटन का नाम लिया, लेकिन क्लिंटन पक्ष ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रमाण नहीं है और आज तक अदालत ने उनके विरुद्ध कोई दोष सिद्ध नहीं किया। 3. प्रिंस एंड्रू, गवाही, समझौता और सार्वजनिक पतन। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रू का मामला इस नेटवर्क की सबसे विस्फोटक कड़ी बन गया, क्योंकि वर्जीनिया जिफ्रे ने शपथ लेकर ये कहा कि एप्स्टीन और मैक्सवेल ने उन्हें प्रिंस एंड्रू के साथ यौन शोषण के लिए मजबूर किया। हालांकि प्रिंस एंड्रू ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन 2022 में उन्होंने कोर्ट से बाहर समझौता किया, जिसके बाद उन्हें शाही कर्तव्यों से हटा दिया गया। एक ऐसा अंत जो कानूनी दोष नहीं, लेकिन नैतिक पतन की कहानी कहता है। 4. एलेन डर्शोविट्स, वकील, आरोप और कानूनी लड़ाई। एप्स्टीन के प्रसिद्ध वकील एलेन डर्शोविट्स का नाम भी पीड़िताओं की गवाहियों में आया, जहां उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने इस नेटवर्क का हिस्सा बनकर शोषण किया। हालांकि डर्शोविट्स ने इन आरोपों को सिरे से नकारा। बाद में दोनों पक्षों के बीच सिविल सेटलमेंट हुआ, लेकिन आपराधिक अदालत में आज तक दोष सिद्ध नहीं हुआ। और यही एप्स्टीन फाइल्स की कड़वी सच्चाई है कि सच और सजा के बीच अक्सर एक लंबा अंधेरा अंतर रह जाता है। 5. बिल गेट्स, मुलाकातें, सवाल और परोपकार का मुखौटा। दुनिया के सबसे प्रभावशाली तकनीकी अरबपति बिल गेट्स का नाम तब सामने आया जब ये को पुष्टि हुई कि वे एप्स्टीन से उसके दोषी ठहराए जाने के बाद भी कई बार मिले। हालांकि गेट्स पर किसी प्रकार का आपराधिक आरोप नहीं है, लेकिन उनकी पूर्व पत्नी मिलिंडा गेट्स ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों ने वैवाहिक और नैतिक संकट पैदा किया, और ये दिखाता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क अपराध से कहीं आगे प्रभाव और दबाव तक फैला हुआ था। 6. लेस्ली ग्लेक्सनर, पैसा, सत्ता और अनदेखा खतरा। विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर ने एप्स्टीन को अभूतपूर्व वित्तीय अधिकार दिए, यहां तक कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी सौंप दी, जिससे एप्स्टीन अरबों डॉलर के साम्राज्य तक पहुंच सका।
हालांकि वेक्सनर पर किसी यौन अपराध का आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये रिश्ता दिखाता है कि कैसे अंधा भरोसा और लालच अपराध को पनपने का मौका देता है। 7. बैंक और संस्थान, जहां दोष व्यक्ति का नहीं सिस्टम का है। जेपी मॉर्गन चेज और डॉयचे बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों ने एप्स्टीन के संदिग्ध खातों को संभाला और बाद में सैकड़ों मिलियन डॉलर का जुर्माना भरा, जो इस बात का सबूत है कि वित्तीय सिस्टम ने खतरे के संकेत देखे लेकिन मुनाफे के आगे आंखें बंद रखीं। अध्याय का निष्कर्ष। इन नामों को पढ़ते समय एक बात हमेशा याद रखनी होगी, कुछ अपराध अदालत में सिद्ध हुए, कुछ आरोप गवाही में दर्ज हुए और कुछ आज भी सच और झूठ के बीच झूल रहे हैं, लेकिन जिस बात से इनकार नहीं किया जा सकता वो ये है कि एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया को दिखा दिया कि सत्ता, पैसा और चुप्पी जब एक साथ मिलते हैं तो न्याय सबसे पहले मरता है। पार्ट 5, शोषण का ढांचा, ये काम कैसे चलता था। ये मान लेना आसान है कि ये सब कुछ अचानक और अव्यवस्थित था, लेकिन पीड़िताओं के बयानों से जो तस्वीर उभरती है वो एक संगठित प्रणाली की ओर इशारा करती है, जहां हर व्यक्ति की भूमिका तय थी और हर कड़ी का काम साफ साफ समझा जाता था। कम उम्र की लड़कियों को अक्सर आर्थिक तंगी, अस्थिर परिवारों और झूठे वादों के जरिए इस जाल में फंसाया जाता था। शुरुआत मसाज या हल्के काम से होती थी और धीरे धीरे सीमाएं तोड़ी जाती थीं, जब तक कि पीड़िता को ये महसूस ना हो जाए कि उसके पास मना करने का विकल्प ही नहीं बचा। गिस्लेन मैक्सवेल की भूमिका यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि अदालत ने उसे नाबालिगों की तस्करी और शोषण में सहायता करने का दोषी पाया, और यही वो कानूनी बिंदु है जहाँ अनुमान खत्म होता है और सजा शुरू होती है। ये क्राइम सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये मानसिक नियंत्रण का भी था, जहां डर, शर्म और अलगाव को हथियार बनाया जाता था ताकि पीड़िता खुद को दोषी समझने लगे और सिस्टम से बाहर निकलने की हिम्मत ही ना कर पाए। गिरफ्तारी, जब सत्ता की दीवार में पहली दरार पड़ी। जुलाई 2019 में जब जेफरी एप्स्टीन का निजी जेट न्यूयॉर्क के टेटाबोरो एयरपोर्ट पर उतरा तो बाहर से ये एक सामान्य लैंडिंग लग सकती थी, लेकिन असल में ये उस अदृश्य सुरक्षा कवच में पहली बड़ी दरार थी जिसने दशकों तक उसे कानून से बचा कर रखा था। संघीय अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोप साधारण नहीं थे। ये आरोप नाबालिगों की यौन तस्करी से जुड़े थे, और सबसे अहम बात ये थी कि इस बार मामला फ्लोरिडा की स्थानीय व्यवस्था के हाथ में नहीं बल्कि फेडरल सिस्टम के पास था, जहां समझौते करना आसान नहीं होता। अदालती दस्तावेज बताते हैं कि अभियोजक एप्स्टीन को जमानत देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार उसके पास पैसा था, पासपोर्ट थे, निजी विमान थे और सबसे खतरनाक बात, उसके पास ऐसे राज थे जिनके उजागर होने से कई ताकतवर लोगों की जिंदगी उलट सकती थी। ये वही क्षण था जब पहली बार ऐसा लगा कि शायद ये कहानी अब किसी साइलेंट डील पर खत्म नहीं होगी बल्कि खुले अदालत कक्ष में पहुंचेगी। पार्ट 7, मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, सबसे सुरक्षित जगह, सबसे असुरक्षित मौत। मैनहट्टन का मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, जिसे अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता है, अचानक इस सदी के सबसे हाई प्रोफाइल कैदी का ठिकाना बन गया। एप्स्टीन को स्पेशल हाउसिंग यूनिट में रखा गया, जहां आमतौर पर आत्महत्या से बचाव के कड़े इंतजाम होते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि समय के साथ ये इंतजाम ढीले पड़ते चले गए। कभी उसका सेलमेट हटा दिया गया, कभी निगरानी कम हो गई, और फिर वो रात आई 10 अगस्त 2019, जिसने इस केस को अपराध से साजिश की श्रेणी में धकेल दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार एप्स्टीन की मौत आत्महत्या से हुई, लेकिन उसी रिपोर्ट में दर्ज तथ्य ये भी बताते हैं कि कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो गए थे और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। यही विरोधाभास इस मौत को सामान्य आत्महत्या मानने से रोक देता है, और यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या एप्स्टीन ने खुद को मार लिया या उसे चुप करा दिया गया? अदालत ने किसी हत्या की पुष्टि नहीं की, लेकिन जनता के मन में शक आज भी जिंदा है, क्योंकि इतने संयोग एक साथ होना कई लोगों को असहज कर देता है। पार्ट 8, मौत के बाद की लड़ाई, जब केस बंद नहीं हुआ।
एप्स्टीन की मौत ने यह भ्रम पैदा कर दिया कि शायद अब यह केस खत्म हो गया, लेकिन कानूनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। पीड़िताओं के लिए ये सिर्फ एक आरोपी की मौत नहीं थी, बल्कि ये उस व्यक्ति का चले जाना था जिससे उन्हें जवाब मिलने की उम्मीद थी। यहीं से एप्स्टीन एस्टेट, बैंकिंग संस्थानों और सहयोगियों पर मुकदमों का दौर शुरू हुआ, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि क्या सिर्फ एक आदमी दोषी था या फिर पूरे सिस्टम ने जानबूझकर आंखें बंद रखी। जेपी मॉर्गन और डॉयच बैंक जैसे नाम अदालतों में आए, जहां ये तर्क दिया गया कि क्या इन संस्थानों ने संदिग्ध गतिविधियों के संकेतों को नजरअंदाज किया। कुछ मामलों में समझौते हुए, कुछ में जुर्माने लगे और कुछ सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, लेकिन ये साफ हो गया कि एप्स्टीन की मौत से उसकी परछाइयां खत्म नहीं हुई। पार्ट 9, फाइल्स, दस्तावेज और 2023-24 का खुलासा। साल 2023 और 24 में जब अदालत के आदेश पर कई दस्तावेज सार्वजनिक किए गए, तो मीडिया ने इन्हें एप्स्टीन फाइल्स नाम दिया, और यही वो पल था जब पुरानी कहानी ने फिर से दुनिया का ध्यान खींचा। इन दस्तावेजों में नाम थे, ईमेल थे, बयान थे, लेकिन हर पन्ने पर एक चेतावनी भी छुपी थी। दस्तावेज में नाम होना अपराध का प्रमाण नहीं है, फिर भी इन फाइल्स ने यह दिखाया कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा था और कितनी दूर तक फैला हुआ था। और यही वजह है कि जनता ये सवाल पूछने लगी कि अगर इतना कुछ सामने आ सकता है, तो क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो रोका जा रहा है? आगे क्या आ सकता है? कानूनी रूप से बहुत कुछ बंद हो चुका है, लेकिन इतिहास बताता है कि कुछ सच देर से बाहर आते हैं, दशकों बाद, पीढ़ियों बाद। अभी भी दस्तावेज सील हैं, नाम रिडेक्टेड हैं और फाइलें वर्गीकृत हैं। आज नहीं तो कल किसी अदालत के आदेश से, किसी पत्रकार की जांच से या किसी अंदरूनी व्यक्ति की गवाही से ये परतें खुल सकती हैं। ये उम्मीद नहीं बल्कि संभावना है, क्योंकि सच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता। पार्ट 11, दुनिया के लिए चेतावनी। एप्स्टीन फाइल सिर्फ अतीत का आईना नहीं है, ये भविष्य की चेतावनी है। ये बताती हैं कि जब समाज ताकतवर लोगों से सवाल पूछना छोड़ देता है, तब सबसे कमजोर लोग कीमत चुकाते हैं। ये केस हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि हम किन लोगों को आदर्श मानते हैं और किन संस्थानों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर सवाल पूछना बंद हुआ, तो अगली फाइल्स किसी और नाम से खुलेंगी। दृश्य 25, अंतिम निष्कर्ष, अंत या शुरुआत। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, यह एक तथ्य है, लेकिन जिस नेटवर्क, जिस संस्कृति और जिस चुप्पी ने उसे ताकत दी, वो आज भी जिंदा है। ये कहानी किसी धमाके पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल पर रुकती है। क्या हम अगली बार भी सिर्फ देखेंगे या बोलेंगे? क्योंकि न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं बनता, वो समाज की याददाश्त में बनता है। और जिस दिन समाज भूल जाता है, उसी दिन इतिहास खुद को दोहराने लगता है। सच कड़वा होता है, लेकिन वो डर से बड़ा होता है। अगर ये कहानी आपको असहज करती है, तो शायद यही इसकी सबसे बड़ी जरूरत थी।